आफ्टरनून नाजरीन एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन मलिक। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम इमिग्रेशन और ह्यूमन राइट्स लॉ के बारे में बात करते हैं और हम आपको उन रूल्स और पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं जिनका किसी न किसी तरह आपकी ज़िंदगी से कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है। नाजरीन, आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं अपने केस के बारे में या अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के केस के बारे में, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी टेलीफोन कॉल इस शो पे लाइव लूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये बात याद दिलाता चलूँ कि इस प्रोग्राम का मकसद आपको कंक्लूसिव लीगल एडवाइस देना नहीं है। इसकी बड़ी वजह नाज़रीन ये है कि इस शो पे हमारे पास वक्त और इन्फॉर्मेशन बहुत कम होता है। इसलिए अगर आपको अपने केस के बारे में डिटेल लीगल एडवाइस चाहिए तो इसके लिए आपको किसी सॉलिसिटर के पास जाना पड़ेगा, जो आपकी पूरी बात सुन के आपके सारे सर्कमस्टांसेस देखते हुए आपको कंक्लूसिव और कॉन्फिडेंशियल लीगल एडवाइस देगा। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपकी टेलीफोन कॉल्स लेना शुरू करें, मैं आपको इस वीक का एक अपडेट देता चलूँ। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले होम ऑफिस ने कानून लाया था कि अगर कोई शादी के वीज़े पे यूके आना चाहता है तो इसके लिए लाजमी है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की उम्र 21 साल से ज़्यादा होगी। इस रूल के बारे में कोर्ट ऑफ अपील ने पिछले साल एक जजमेंट दी थी जिसमें ये कहा था कोर्ट ऑफ अपील ने कि जो रूल है ये डिस्क्रिमिनेटरी है और अनलॉफुल है। उस डिसीजन के अगेंस्ट होम ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी थी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस हफ्ते हैंड डाउन हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने होम ऑफिस की अपील डिसमिस की है और ये कहा है कि ये जो रूल है ये ह्यूमन राइट्स वायलेट करता है और इसलिए अनलॉफुल है। इस जजमेंट का मतलब ये हुआ कि अब होम ऑफिस के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी की शादी के वीज़े की एप्लीकेशन इस वजह से रिफ्यूज़ करे कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी की उम्र 21 साल से कम है। नाज़रीन, ये तो था इस वीक का अपडेट। अब चलते हैं आपकी कॉल्स की तरफ और देखते हैं पहले कॉलर कौन है। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी, मेरा नाम वसीम है, मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। जी वसीम। भाईजान, मैं 2002 में आया था और मेरा 2005 में केस खत्म हो गया था और 2007 में मैंने ना दोबारा एप्लीकेशन दी थी ठीक है। ह्यूमन राइट्स की ग्राउंड्स पे। ठीक। पहला मेरा कोर्ट में भी खत्म हो गया था। मुझे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी है। अब मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरा केस लेगेसी में है और मुझे लेटर भी आया था जुलाई 28 को कि आपकी तस्वीरें मिल गई 4 महीने पहले और क्या कहते हैं हम आपका केस अगस्त तक क्लियर कर देंगे। और भी क्या कहते हैं उन्होंने कोई केस का डिसीजन नहीं किया। आप बता सकते हैं कितना टाइम और लेगेसी पे लग रहा है? और क्या कहते हैं 4 लेटर मैंने उनको पिछले मंथ लिखे हैं कि कोई अपडेट के लिए, तो उन्होंने मुझे कोई अपडेट भी नहीं दी। इवन कि मेरा एमपी भी 8-10 दफा उनको लेटर लिख चुका है इस बारे में। तो मुझे कोई वो बता नहीं रहे, ना रिफ्यूज कर रहे हैं ना वो मेरे केस का डिसीजन कर रहे हैं। मैं रियली मुझे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम, बहुत डिप्रेस्ड रहता हूँ। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी चली गई हैं, सब कुछ वहाँ पे। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ये अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप जैसे बेशुमार केसेस अगर होम ऑफिस में पेंडिंग हैं, जब आपके केस की बारी आएगी तभी होम ऑफिस आपके केस पे डिसीजन करेगा। कोई डेट देना काफ़ी मुश्किल है। आप रिमाइंडर भेज चुके हैं, आपके एमपी ने भी होम ऑफिस से कांटेक्ट किया है, तो आपके लिए शायद बेहतर ये है कि आप वेट करें और देखें कि होम ऑफिस वाले आपके केस पे क्या डिसीजन करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपके कुछ जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कोई एक्सेप्शनल नेचर के हैं और आपके केस पे जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ से एक ऑर्डर लेने की कोशिश कर सकते हैं जो होम ऑफिस को कंपेल करेगा कि वो विद इन रीजनेबल पीरियड 4 वीक में या 8 वीक में आपके केस पे डिसीजन करे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी सॉलिसिटर के पास जाना पड़ेगा जो आपके इसके प्रोसीजर और मेरिट्स के बारे में एडवाइस करेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। सॉरी जी, मैं मक्खी मार रहा था। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग रेजिडेंस पे मैंने अप्लाई कर केस ना 10 ईयर्स की, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? क्या 10 ईयर्स की बैंक स्टेटमेंट लगा दूं और जीपी सर्जरी से ये 2 चीज़ें और पासपोर्ट ये चीज़ काफ़ी होंगी या कुछ और भी मतलब डॉक्यूमेंट चाहिए ठीक है, होते देखिए हैं? अगर कोई 10 साल की बेस पे अप्लाई करता है तो उसकी 3 बड़ी रिक्वायरमेंट हैं। पहले यही तो ये आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि आप 10 साल तक कंटिन्यूसली लॉफुली यहाँ रहे हैं। इसके लिए आपको अपना पासपोर्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा या अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उससे ये बात साबित हो जाएगी कि आप यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको जो इस्टेब्लिश करनी पड़ती है वो ये है कि आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर रखा हो, वो आपको पास करना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा।
तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट रीज़न ना हो जिसकी वजह से आपको इंडेफिनेट मिलना अनडिज़ायरेबल ना हो, जैसे आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन वगैरह ना हो। वो आप फॉर्म में डिस्क्लोज़ करेंगे कि आपकी क्रिमिनल कन्विक्शन है या नहीं है, या आपने कभी कोई डिसेप्शन किया या नहीं की। इसके अलावा और ये 10 साल के जो रूल्स हैं उसमें और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स या बिल्स या और किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और अगर आप ये बात साबित करते हैं कि आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर रखा है, आप 10 साल तक कंटिन्यूसली यहाँ फ्री रह रहे हैं, तो आपको इंडेफिनेट मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। वो मैंने पता करना था कि मैंने अपनी फैमिली के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। तो उस इन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया, कुछ मेरी मिस्टेक की वजह से मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा सका। अच्छा। उसके बाद मैंने अपील में गया, वहाँ पे भी मुझे इन्होंने रिफ्यूज़ किया। फिर सीनियर जज के पास गया, वहाँ भी रिफ्यूज़ किया। अब अपर ट्रिब्यूनल में मुझे इन्होंने राइट नहीं दिया इसका। ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आपको ये चाहिए कि आप अपना पेपर लेके किसी सॉलिसिटर के पास जाएं जो आपको एडवाइस करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपने किन बेसिस पे अप्लाई किया था, आपकी एप्लीकेशन क्यों रिफ्यूज़ हुई। ट्राइब्यूनल में अगर आपने अपील की तो उसमें अपने अपील में क्या बात कही, ट्राइब्यूनल ने क्या डिसीजन दिया, फिर अपर ट्राइब्यूनल ने क्यों आपकी परमिशन रिफ्यूज़ की या ग्रांट की। तो जब तक किसी के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकेगा। तो आपको ये चाहिए कि आप अपना सारा पेपर वर्क लेके किसी सॉलिसिटर के पास चले जाएँ, वो आपको एडवाइस करेगा पेपर वर्क देखने के बाद कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मैं 2000 में आई थी यहाँ यूके में, ठीक है। और फिर मैंने ह्यूमन राइट्स पे अप्लाई किया था इंडेफिनेट लीव के लिए। ठीक है। तो अभी लास्ट नवंबर में उनका लेटर आया है कि आप अपनी पिक्चर्स वगैरह भेज दें, ठीक है। हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो क्या चांसेस हैं कोई मिलने के? 10 साल तो हो गए हैं मुझे, ओवर 60 भी हूँ मैं। ठीक है। देखें, ये कहना बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आपके केस में क्या चांसेस हैं, चूँकि मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस को दी है, क्या एविडेंस सबमिट किया। तो जब तक किसी के पास, जैसे मैं पहले कॉलर को कह रहा था, ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आपको कोई नहीं बता सकेगा कि आपके केस के मेरिट्स क्या हैं, क्या चांसेस हैं। अगर आपने किसी सॉलिसिटर के थ्रू अप्लाई किया था तो वो आपको आपके केस के मेरिट्स के बारे में बेहतर एडवाइस कर सकता है। अगर आपने खुद अप्लाई किया है तो आप अपना अगर पेपर वर्क लेके किसी सॉलिसिटर के पास जाती हैं तो वो सॉलिसिटर आपका पेपर वर्क देखने के बाद आपको बता सकेगा कि आपके ने जो केस कर रखा है उसमें कितने मेरिट्स हैं, उसमें क्या चांसेस हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। सर एक्चुअली मैंने यूरोपियन लड़की के साथ 3.5 ईयर से हम इकट्ठे रह रहे हैं और हमने जॉइंट केस सबमिट किया था। अच्छा। तो उसमें यह है कि हमारे जो वो ट्रीटी राइट रखती है, तो 2 साल के उस पर रेजिडेंसी है। अच्छा। उन्होंने लेटर भेजा है कि 6 महीने वेट करें। ठीक है। और 3.5 मंथ हमें हो चुके हैं। क्या ये पॉसिबल होता है कि वो बिफोर वीज़ा देने से पहले वो फिंगरप्रिंट के लिए कॉल करते हैं? तो अगर वो 6 महीने में उन्होंने काम की परमिशन नहीं दी है, अगर 6 महीने तक वो अगर आंसर नहीं देते तो उसके बाद वो काम की परमिशन मिल सकती है? ठीक है। देखें, पहली बात तो ये कि जो यूरोपियन डायरेक्टरेट है होम ऑफिस का वो काफ़ी बिजी है। इसमें बाज़ केसेस में एक साल लग जाता है होम ऑफिस को डिसीजन करते वक्त। तो आपको ये चाहिए कि आप अभी वेट करें और देखें कि आपके केस पे क्या डिसीजन होम ऑफिस वाले करते हैं। अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं होम ऑफिस में, जो एप्लीकेशन के साथ आपने जो नोट्स वगैरह में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने सबमिट कर रखे हैं, तो फिर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होगा क्या, 6 महीने बाद आपको एप्लीकेशन आपकी अप्रूव होगी या नहीं होगी, काम की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इंटायरली डिपेंड करता है कि आपके पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस कैसे हैं, आपने कौन सा एविडेंस होम ऑफिस को सबमिट कर रखा है, क्या इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस को दी है। तो जब तक किसी के पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी को आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकेगा। लेकिन चूंकि आपकी एप्लीकेशन इस वक्त पेंडिंग है, आपके लिए बेहतर ये है कि आप पेशेंटली वेट करें और देखें कि होम ऑफिस वाले आपके केस पे क्या डिसीजन करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मतलब सर 2 साल पहले मेरी वाइफ आई थी स्पोर्ट्स वीज़े पे। ठीक है।
नेक्स्ट मंथ मैंने इंडेफिनिट अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमने एक कॉलेज से एक ई-सोल कोर्स किया था, उसका सर्टिफिकेट भी हमारे पास आ गया, जस्ट लास्ट मंथ किया था। ठीक है। अभी मैं कल वेबसाइट चेक कर रहा था तो वो कह रहे थे कि 4th को कोई अमेंडमेंट की है उन्होंने, तो वो कॉलेज जो था पहले जिस दिन मैंने कोर्स किया था उस दिन उसकी लिस्ट में था, क्रेडिट कॉलेज की लिस्ट में, लेकिन कल उसकी लिस्ट में नहीं था। और उन्होंने को अमेंडमेंट की है, तो अब वो कोर्स हमारे लिए काम आ सकेगा नहीं आ सकेगा? ठीक है, देखिए ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर शायद नहीं है। इसमें अब जब आप अप्लाई करेंगे, हो सकता है अगर आप कोई लाइफ इन यूके टेस्ट पास नहीं करते तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन इन ग्राउंड्स पर रिफ्यूज़ हो जाए कि आपने जहाँ से ये ई-सोल सर्टिफिकेट ले रखा है वो एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन इसमें ये आर्ग्यू ज़रूर हो सकता है कि जो रूल्स की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन यही होनी चाहिए कि जिस वक्त आपने कोई डिग्री या सर्टिफिकेट लिया था, अगर उस वक्त कोई इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन था तो फिर आपको दोबारा टेस्ट पास करने की किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से या लाइफ इन यूके टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये ऐसे आर्गूमेंट्स हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं, लेकिन ये अब इस तरह के कुछ केसेस इस वक्त ऑलरेडी पेंडिंग हैं कोर्ट में, इसलिए इस बारे में अभी कुछ कहना कि अल्टीमेटली फाइनली क्या होगा थोड़ा मुश्किल है। जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप इस प्रॉब्लम में पड़ना नहीं चाहते तो आपके लिए शायद बेहतर ये है कि आप लाइफ इन यूके टेस्ट पास करें और फिर एप्लीकेशन करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप वैसे ही अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए, आपको फर्दर अगर कोर्ट वगैरह में उस डिसीजन को चैलेंज करें तो शायद आप जीत भी जाएं। लेकिन इस सारे प्रॉब्लम को अवॉइड करने का आसान तरीका यही है कि आप लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आया हुआ था। ठीक है। तो मेरा वीज़ा जो है नेक्स्ट जनवरी में ख़त्म हो रहा है। ठीक है। ठीक है। तो मैंने इधर जो है शादी की हुई है और इंग्लिश मैरिज भी मैंने कर लिया है। तो लड़की जो है ब्रिटिश नेशनैलिटी होल्डर है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि उसकी एज 20 ईयर है, तो क्या मैं स्विच कर सकता हूँ अपना वीज़ा स्टूडेंट से दूसरा सेटलमेंट में? ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि एक रूल ये था जो ये कहता है कि अगर आप शादी का वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी जिसमें ये कहा है कि जो रूल है ये अनलॉफुल है और इनफेक्टिव है। अब होम ऑफिस के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो आप जैसे लोगों की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर सके, तो आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन करें। अगर आप रूल्स की बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, जैसे आपकी मैरिज सबसिस्टिंग है, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी इंटेंशन एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहने की है और आप अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल सेटलमेंट वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। सर मैं सर बात कर रहा हूँ सर। मेरा ये हुआ था कि मेरी वाइफ के साथ मैं कुछ झगड़ा हुआ था, तो मैं प्रिजन में चला गया था। वहाँ पे मैं 24 आवर में वहाँ पे रहा था, पर सर मुझ पे चार्ज नहीं हुआ था। तो मैंने ये पूछना था कि मैं नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? आप बिल्कुल नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चूँकि आप चार्ज नहीं हुए, आपकी कन्विक्शन नहीं हुई, इसलिए आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन पे बिल्कुल किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप बिल्कुल अप्लाई करें, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। सर मैं ये पूछना था कि एक्चुअली सर मेरी इंडेफिनिट स्टे हुई थी 2009 में। ठीक है। और मैंने उस वक्त किया था ई-सोल इंग्लिश कोर्स किया था मैंने। तो चूँकि मेरे पार्टनर के पास नेशनैलिटी नहीं है, इनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी, इसके लिए मुझे फिर ना 5 साल वेट करना पड़ा था इस नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट ईयर मुझे 5 साल पूरे हो जाएंगे। अच्छा। तो मैं सर जानना चाह रही थी कि मैं वही जो ई-सोल कोर्स है इंग्लिश का, वो मैं इस नेशनैलिटी के लिए यूज़ कर सकती हूँ? मुझे दोबारा से यूके लाइफ वाला टेस्ट करना पड़ेगा? ठीक है, नहीं आप वही यूज़ कर सकती हैं, लेकिन जैसे मैं पहले कॉलर को कह रहा था, अगर आपने वो जो कोर्स है वो किसी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन से कर रखा था तो बिल्कुल आपको दोबारा लाइफ इन यूके टेस्ट पास करने की ज़रूरत तो नहीं मैंने है। EMD से किया। आपको दोबारा टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपने ये चेक करना है कि जिस इंस्टीट्यूशन से आपने ये कोर्स किया था वो एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, तो इसके लिए आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ कॉलेजेस की इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट है, आप देख लें कि आपका जो कॉलेज है वो उस लिस्ट पे है या नहीं है। अगर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो फिर शायद आपको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। जान साहब मेरा सवाल यह है कि मुझे लीगेसी में वो विद फैमिली इंडेफिनिट लीव मिला था। अच्छा।
तो मैं अब नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे 3 बच्चे हैं साथ। अच्छा, तो वो कहते हैं बच्चों की नेशनैलिटी के लिए फिर हेलो, अच्छा, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूं? आपके पास क्या नहीं है? मैं आपकी बात समझ नहीं सका। ठीक है, मुझे लगता है आपकी लाइन ड्रॉप हो गया, मोबाइल से कॉल कर रहे थे। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी सर जी, मैंने ये पूछना था, जो 10 ईयर रेजिडेंसी होती है, अगर उसमें आपका ब्रेक्स ज़्यादा हैं, छुट्टियाँ ज़्यादा हैं, जैसे कि मान लो आप 400 दिन के करीब बनता है, जिसमें 2 बार आप 3 महीने से ऊपर या 4 महीने से ऊपर रही हैं, तो क्या आप बन सकता है जैसे 10 साल के बाद में, जैसे 10 साल पूरे हो जाते हैं आपकी इस कंट्री में? ठीक है, देखिए इन सर्कमस्टांसेस में आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आप अंडर इमिग्रेशन रूल्स क्वालिफाई नहीं करेंगे। आपको आपकी ह्यूमन राइट्स वगैरह की बेस पे स्टेज रूल मिल सकता है। अब आप जैसे जो लोग हैं उनको अंडर इमिग्रेशन रूल्स से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस बारे में एक सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। जब सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आएगी इस बारे में तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल कानून यही कहता है इस स्टेज पे कि अगर आप ज़्यादा अरसे तक बाहर रहे हो तो फिर आप रूल्स में इंडेफिनेट के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन आउटसाइड इमिग्रेशन रूल डिस्क्रेशनरी बेसिस पे आपके ह्यूमन राइट्स की बेस पे आपको स्टेज रूल मिल सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मेरे सबसे क्वेश्चन है कि मैंने एक महीने पहले ह्यूमन राइट बेसिस पे एप्लीकेशन की थी, ठीक है। FLRO। मैं यहाँ पे ओवर स्टेट था, और जो मेरी मिसेज हैं वो ब्रिटिश सिटीजन हैं, और वो मेंटली डिसेबल भी हैं। अच्छा। तो हमारा बेबी भी ड्यू है विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो इस पे यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन की थी, तो वो देंगे, वो डिस्कशनरी लीव के बारे में बता रहे थे वकील साहब, वो डिस्कशन लीव देंगे। तो उसके बाद अगर हम उसको स्पाउस वीजा में कन्वर्ट करवाना चाहें, तो अगर पाकिस्तान जाके करें तो डिस्कशन लीव को कैंसिल तो नहीं कर देंगे? अगर वो भी नहीं देते तो जो भी, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? नहीं, वो डिस्कशन लीव आपकी कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन आप यहाँ से ही अप्लाई कर सकते हैं, आपको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें कुछ अर्सा पहले कोर्ट ऑफ अपील ने एक जजमेंट दी थी जिसमें ये कहा था कि अगर किसी को रिमूव नहीं किया जाता और किसी को डिस्क्रेशन लीव मिलती है तो वो असल में एक प्रोविज़न है रूल्स में, पैराग्राफ 395C, उसके तहत आपको लीव मिलती है। और अगर ये बात ठीक है तो फिर आप स्पाउस वीज़े के लिए यहाँ से ही अप्लाई कर सकते हैं, आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो जी, फरमाइए। हाँ, जी, फरमाइए। मुझे ये पूछना था, मुझे आए हुए यहाँ पे 8 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ देखिए, कि अगर आप मेरे टीवी की 10 वॉल्यूम कम नहीं करेंगे तो हम बात नहीं कर सकेंगे। वो कम रह जाते हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ इंडेफिनेट पे अप्लाई करने के लिए, या मुझे दूसरा वीज़ा कोई अप्लाई करना पड़ेगा मैं बिफोर आपके सवाल इंडेफिनेट? का पहला पार्ट समझ नहीं सका, आप रिपीट करेंगे प्लीज़? देखिए, मुझे लगता है आप टीवी देख रहे हैं। नाज़रीन, हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मैं आया था यूके में स्टूडेंट डिपेंडेंट पे। मेरा नेक्स्ट मंथ जो है वो वीजा जो है एक्सपायर हो रहा है, मेरा और मेरी मिसेज का। ठीक तो है। मुझे पिछले दिनों पता चला है कि कुछ रूल्स में अमेंडमेंट्स हुए हैं। सेकेंडली, मुझे ये बता सकते हैं आपके जो इंग्लिश कोर्स है क्या वो मेरे लिए जरूरी है? दीज आर माय कपल ऑफ क्वेश्चंस। मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये जरा थोड़ा सा मुझे इसमें गाइड कर सकते हैं प्लीज? मैं फोन बंद कर देता हूँ और मुझे वैसे बता दीजिए। देखिए, आपने बहुत ब्रॉड सा सवाल पूछा है। वाकई रूल्स में अमेंडमेंट तो हुई हैं, लेकिन अब आप पे किस अमेंडमेंट के बारे में पूछ रहे हैं ये आपने मुझे बताया नहीं। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, आप अगर यहाँ आपकी वाइफ यहाँ रहना चाहती हैं फर्दर और वहाँ यहाँ स्टडी करना चाहती हैं, कोई दूसरा कोर्स करना चाहती हैं, अगर उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है या अभी वो कोर्स के मिडिल में और वो आगे पढ़ना चाहती हैं, तो वो अपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगी। साथ आप उनके डिपेंडेंट के तौर पे भी अप्लाई करेंगे। अगर उनको वीज़ा मिलेगा तो आपको भी वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। हाँ सर, मैंने यहाँ पे शादी की और मैंने FLR में अप्लाई किया था जुलाई में, और उसके बाद ये कि मेरा एक यूके होम ऑफिस से एक पेपर रिक्वायर किया था उन्होंने कि आपने यूके का जो लेटर भेजा है उससे मुझे कंफर्म नहीं हो रहा कि आपका जो MBA है वो इंग्लिश में या किस लैंग्वेज में है। तो उसकी एविडेंस के तौर पे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से लेटर भेजा है उनको कि मेरा मोड ऑफ इंग्लिश जो था वो इंग्लिश था MBA का। उसके बाद मैंने A1 टेस्ट भी वो करके उसका रिजल्ट भी मैंने रिसेंटली हफ्ता पहले उनको पोस्ट कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई वो पेपर रिक्वायर कर सकते हैं या रिफ्यूजल किसी की और बेस पे कर सकते हैं? बाकी तो उन्होंने कोई चीज़ और रिक्वायर नहीं की
मेरे से। ठीक है, देखें अगर उन्होंने आपसे एक क्लैरिफिकेशन मांगी और आपने वो दे दी तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आप देखें, वेट करें और देखें कि ऑफिस वाले आपके केस पे क्या डिसीजन करते हैं। लेकिन अगर आपने उनको एडिक्वेट एविडेंस प्रोवाइड कर दिया है कि आपने जहाँ से MBA किया था उसका वहाँ आपने इंग्लिश में स्टडी की थी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। सर मैंने अपने नीस का विजिट वीज़ा अप्लाई किया था तो उन्होंने अपील दी थी और अब अपील जो है ना उसकी अलाउ हो गई है। अभी तकरीबन 26 अगस्त को अलाउ हुई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, देखें अगर आपकी अपील अलाउ हो गई थी तो आपको ये चाहिए कि आप अपने हाई कमीशन से कांटेक्ट करें, उन्हें आप बताएं कि आपकी अपील अलाउ हो गई थी, उनको डिसीजन की कापी भेजें। वैसे भी उनको होम ऑफिस ने भेज दी होगी यहाँ से कापी, वो अपना प्रोसीजर फॉलो करेंगे और आपकी नीस को वीज़ा दे देंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जैन साहब, 2 छोटे से सवाल थे मेरे। मैं 2006 में स्टूडेंट आया था, अभी मेरे पास इंडेफिनेट है जो मुझे इस फ्राइडे को मिला है। ठीक है। नेशनैलिटी अप्लाई करना चाह रहा था क्योंकि 2006 के बाद 2009 में शादी, स्पाउस वीज़ा मिला 2011 तक। तो अभी जो है ये पूछना चाह रहा था कि कुछ कहते हैं आप कर सकते हैं, कुछ कहते हैं 1 साल वेट करें, ठीक है, लेकिन मुझे नियरली 6 ईयर्स हो गए इस कंट्री में। दूसरा सवाल ये करना चाह रहा था कि अगर मैं कर सकता हूं तो 2008 में कोर्ट की तरफ से कन्विक्शन हुई थी, मतलब एक ड्राइविंग जो है ना इंटरनेशनल लाइसेंस पे मैं चला रहा था जबकि 1 साल से ऊपर हो गया था, तो उन्होंने मुझे पॉइंट दिए। उस वक्त ब्रिटिश लाइसेंस मेरे पास था ही नहीं, मेरे नाम पे लगा दिए। तो जब मैंने लाइसेंस पास किया वो मतलब नए लाइसेंस पे उन्होंने ट्रांसफर की और डिस्क्वालीफाई कर दिया। कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक इंडोर्समेंट थी TT99 मतलब। लेकिन जब मैंने स्पाउस वीजा अप्लाई किया उनको बताया, उन्होंने मुझे स्पाउस वीजा दे दिया। अब फ्राइडे को मैं प्रीमियम सर्विस पे फिर गया, उनको बताया कि मैंने जब स्पाउस लिया आपको ये कन्विक्शन बताई, अब उन्होंने इंडेफिनेट भी दे दिया, उसको ओवरलुक कर दिया। तो ये पूछना चाहता अगर मैं नेशनैलिटी अप्लाई करता हूँ तो जैसे स्पाउस भी उन्होंने दिया, इंडेफिनेट भी दिया, उसको ओवरलुक किया, उनको एक्सप्लेन किया हमने, तो क्या कोई चांसेस हैं ये? इस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या कहते हैं कि? ठीक है, देखें जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, आप बिल्कुल नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनलिटी के बारे में कानून ये है कि अगर आपको शादी की बेस पे इंडेफिनेट मिलता है तो जैसे ही आपको यूके में 3 साल पूरे हों आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यूके में रहते हुए 3 साल ज़्यादा अरसा हो चुका है, इसलिए आप नेशनलिटी के लिए स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आप बिल्कुल नेशनलिटी की एप्लीकेशन करें। आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन में भी डिक्लेयर करें कि आपके लाइसेंस पर ये पॉइंट्स लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर होम ऑफिस आपके वाले आपकी एप्लीकेशन किसी वजह से रिफ्यूज़ करते हैं तो आप इस रिफ्यूज़ल को फिर किसी कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे, हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन इस स्टेज में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, या तो आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर दें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जान साहब, मेरी कॉल कट गई थी। मैं बता रहा था कि मेरे पास इंडेफिनेट लीव है और मेरे साथ बच्चे हैं, मेरी बीवी है, तो मैं अब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो वो बच्चों के लिए क्या रूल है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट साथ में, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए साथ। ठीक है। तो मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं, एक्चुअली आई हैव लॉस्ट दैट वन, व्हाट आई कैन डू नाउ? ठीक है, देखें इस बारे में अगर आपकी शादी यूके में हुई थी तो आप डुप्लीकेट मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिस रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी शादी हुई थी आप वहाँ चले जाएं, वो आपको डुप्लीकेट मैरिज सर्टिफिकेट दे देंगे और उसके बाद आप आप होम ऑफिस को भेज दें। अगर आपकी शादी यूके में नहीं हुई थी, कहीं बाहर हुई थी किसी दूसरे मुल्क में, तो आप वहाँ से एक डुप्लीकेट मैरिज सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, जहाँ आपकी शादी हुई थी वो आपको डुप्लीकेट मैरिज सर्टिफिकेट दे देंगे, चूँकि उनके रिकॉर्ड में तो उनके पास आपकी शादी का रिकॉर्ड होगा ही होगा। अगर आप किसी वजह से मैरिज सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल सकता तो फिर आप एक्सप्लेन करें, होम ऑफिस को बताएं कि क्या वजह है आपको मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, और फिर देखें कि होम ऑफिस वाले क्या करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप डुप्लीकेट मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी भाई, मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने आपसे ये अर्ज करनी थी कि मेरे पास PSW है और नेक्स्ट ईयर वो एक्सपायर हो रहा है। ठीक है। मेरी मिसेज जो हैं वो हैं डॉक्टर, यहाँ पे उन्होंने डेंटिस्ट्री के सारे रजिस्ट्रेशन एग्जाम जो हैं वो पास किए हैं और यहाँ पे वो फुल टाइम जॉब कर रही हैं, बट शी इज़ माई डिपेंडेंट। ठीक है। जो उनका वीज़ा स्टेटस है, तो मैंने ये पूछना था कि वो अब
मैं सोच रहा हूँ, बल्कि हम सोच रहे हैं कि वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें, तो वो यहीं से अप्लाई कर सकती हैं क्या हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा? ठीक है, देखें जो वर्क परमिट का मैकेनिज़्म है वो अब ख़त्म हो चुका है। अब होम ऑफिस किसी को वर्क परमिट इशू नहीं करता। अगर आपकी वाइफ यहाँ रहना चाहती हैं तो वो जो नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम है उसके अंदर उनको अप्लाई करना पड़ेगा। जो वर्क परमिट का मैकेनिज़्म है उसकी जगह पे एक टियर 2 कैटेगरी आ चुकी है, तो आपकी वाइफ बिल्कुल यहाँ से ही अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सख्त हैं। अगर आपकी वाइफ वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे दो चीज़ें पूछनी थी आपसे। मुझे डिस्क्रिशनरी लीव मिली हुई है, ठीक है, और जो कि 2013 में ख़त्म होगी, और मेरे 10 साल पूरे हो जाएंगे यहाँ पे। मेरी शादी भी है यहाँ ब्रिटिश नेशनल से, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें क्या है कि वो तब 21 साल की नहीं थी, तो इन्होंने मुझे डिस्क्रिशनरी लीव दे दी। ठीक है। जब डिस्क्रिशनरी लीव दी तो तब मैं ऑलरेडी कन्विक्टेड था। मुझे 30 वीक्स की इम्प्रिजनमेंट थी, सस्पेंडेड थी, और साथ में 60 आवर्स के कम्युनिटी वर्क था। अब कुछ नया लॉ है और चेंजेस वगैरह आई हैं, तो उसमें मैं देखा था कि शायद नहीं हो पाएगा, शायद ये लोग क्रिमिनल्स को नहीं करेंगे। तो इस सूरत में क्या हो सकता है, कुछ है? ठीक है, ये पूछना चाह रहा था। देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करें। अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो आप उस रिफ्यूज़ल को चैलेंज कर सकते हैं किसी कोर्ट में। बिल्कुल जो इंडेफिनिट के बारे में एक रूल ये है जो ये कहता है कि किसी को तब तक इंडेफिनिट नहीं मिलेगा जब तक उसकी जो कन्विक्शन है वो सस्पेंड नहीं हो जाती। लेकिन इस बारे में ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि अगर जिस डेट को वो रूल आया था उस डेट के बाद किसी की कन्विक्शन होती है तो उस पर तो ये रूल अप्लाई होना होगा। लेकिन अगर किसी की कन्विक्शन इस रूल से पहले की हो चुकी थी तो इस रूल को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं किया जा सकता, और ऐसे लोगों की इंडेफिनिट की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं की जा सकती। आप अप्लाई ज़रूर करें। अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो फिर आप किसी सॉलिसिटर से जाके मिलें जो आपको एडवाइस करेगा कि उस रिफ्यूज़ल को आगे कैसे चैलेंज किया जा सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपकी कुछ और कॉल्स लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आपकी कॉल्स की तरफ और देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैंने दो सवाल करने हैं। पहला सवाल ये कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ एज अ स्पाउस वीज़ा। मेरी वाइफ की पहले भी शादी थी, उसके पास इंडेफिनिट था। ठीक है। तो अब मेरी पहले शादी से भी एक बच्चा था पाकिस्तान में, वो मैंने अपने पेपर में शो नहीं किया। अब उस बच्चे को बुलाना चाहते हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ कोई भी बेनिफिट नहीं ले रही, फुल टाइम काम कर रही है। अच्छा। और मतलब अब बेनिफिट ले तो मेरे इंडेफिनिट लीव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? ठीक है, देखें जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है तो आपको ये चाहिए था कि आप जब आपने एप्लीकेशन की थी उस वक्त फुली फ्रेंकली आप हर चीज़ डिस्क्लोज़ करते। आपने ऑनेस्टली हर चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं की, वो आपने गलत किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अगर आप अपने बच्चे को यहाँ बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए पहली बात तो ये आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि आपके पास बच्चे की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ अरसे से ये आपके पास है। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि बच्चा वहाँ रह किसके पास रहा है। अगर वो अपनी मदर के पास रह रहा है तो फिर आप उसके लिए बच्चे के लिए यहाँ आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके को ये दिखाना, ये डेमोन्स्ट्रेट करना मुश्किल होगा कि आपके पास बच्चे की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की किसी और के पास है इस वक्त तो फिर बच्चे के लिए यहाँ आना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए बाकी मेंटेनेंस अकोमोडेशन की जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अप्लाई होती हैं।
अब आपको ये चाहिए, आपके लिए बेहतर ये होगा कि इस बारे में आप किसी सॉलिसिटर से जाके इन पर्सन बात करें, जो आपको इन कॉन्फिडेंस में बताएगा कि आपके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है और आपको क्या करना चाहिए। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, तो इंडेफिनेट उसी शख्स को मिलता है जो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वो पब्लिक फंड्स लिए बगैर अपने आप को और अपने डिपेंडेंट्स को यूके में मेंटेन और अकोमोडेट कर सकता है। अब अगर आपकी वाइफ बेनिफिट्स लेना शुरू करेंगी तो फिर आप रूल्स की ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे और इन सर्कमस्टांसेस में आपको इंडेफिनेट नहीं मिलेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, गुड आफ्टरनून। Hello, good afternoon. जी फरमाइए। Hi. Yeah, I'm ringing on behalf of my brother. He came on student visa about 3 months ago. Okay. And he's attended the college for 3 weeks. Then he suddenly fall ill. Okay. When he went to the doctor, they say that his kidneys stopped working suddenly. Okay. And now he is going to the hospital from last 2 months. Okay. Now we gave him the letter from the college as well, that he'd been attending. He'd been a genuine student. But now the college has been closed. The Home Office closed the college. Okay. And the hospital says that the college has been closed and he's not eligible to anymore for a free medical care. Okay. I just wanted to know if there's anything you can help, please. Well, perhaps the best course of action for your brother would be to go to a solicitor and talk to a solicitor in person who will advise him in confidence as to what to do. All I can say at this stage is that if your brother is not studying in this country, then he has no right to stay here. I mean, of course, if he wants to continue his studies at another college, he has to make a new application to the Home Office, and if he meets the requirements of the rules, he'll get a further leave to remain to study at that particular college, and then, of course, he'll become entitled for medical treatment, etc. as well. But perhaps the best course of action for your brother at this stage is to go to a solicitor, talk to him in person, who will advise you in confidence as to what to do. Thank you for your call. नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। जैन मलिक साहब, मैं अरशद मलिक बात कर रहा हूँ लंदन से। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं 2007 में आया था वर्क परमिट पे। ठीक है। 2012 में मेरी इंडेफिनेट ड्यू थी और अनफॉर्चुनेटली मैं जुलाई में एक दोस्त की गाड़ी चला रहा था जो टैक्सी थी, उस पर मुझे उन्होंने पकड़ के इमिग्रेशन के हवाले कर दिया। फिर मैं डिटेंशन सेंटर में गया, वहाँ पे बेल हुई मेरी। फिर मैं चला गया कोर्ट में चला गया, वहाँ पे वो जो कोई एविडेंस नहीं दे सके इमिग्रेशन वाले, तो इमिग्रेशन ने मुझे ना वो कोर्ट ने मुझे क्लियर कर दिया। और मैं साइनों पे भी जा रहा हूँ और अभी तक मेरा पासपोर्ट भी वापस नहीं आया और उन्होंने मुझे काम की इजाजत दी। पहला तो सवाल मेरा मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा मेरा मलिक साहब क्वेश्चन ये है कि जो मेरी इंडेफिनेट है 2012 में, मैं उसी टाइम पे मुझे मिलेगी या मेरा ये जो टाइम बीच में ये रिवोक किया उन्होंने, ये निकालेंगे, क्या करेंगे प्लीज? ठीक है, ये देखें, पहली बात तो ये कि अगर आप वर्क परमिट पे यहाँ आए थे और आपको बीच में होम ऑफिस ने आपका वर्क परमिट जो आपकी लीव थी वो कर्टेल कर दी, आपने अपील की और आप अपील जीत गए, तो इसका इफेक्ट ये होगा जो कर्टेलमेंट है वो इनफेक्टिव हो जाएगी। यानी यही एस्यूम किया जाएगा कि आपकी लीव कभी कर्टेल हुई नहीं थी, और जैसे ही आपके यहाँ 5 साल पूरे होंगे आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन इसमें ऑब्वियसली जब आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें फ़र्दर और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप वो रूल्स की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तभी आप इंडेफिनेट आपको मिलेगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपका पासपोर्ट अभी तक होम ऑफिस के पास है, तो आपको ये चाहिए कि आप होम ऑफिस को लिखें, उन्हें बताएं कि आपकी अपील अलाउ हो गई थी और इस अपील का कॉन्सिक्वेंस रिज़ल्ट ये है कि जो होम ऑफिस का कर्टेलमेंट का नोटिस था वो इनफेक्टिव हो गया है और इसलिए आपका पासपोर्ट वापस किया जाए। होम ऑफिस वाले आपका पासपोर्ट आपको होपफुली वापस कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसके बाद आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई सॉलिसिटर आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है स्टेज पे, तो आपके लिए शायद बेहतर ये होगा कि आप किसी सॉलिसिटर के पास जाएं और सॉलिसिटर से आप ये कहें कि वो आपके बिहाफ पे होम ऑफिस से लिएज करे, उन्हें पूरी बात एक्सप्लेन करे और आपका पासपोर्ट आपको लेके दे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो जी फरमाइए। जी मैं अली बोल रहा हूँ लेस्टर से। जी अली, मैंने पूछना था कि मेरे 2 इधर बेटे हैं, ब्रिटिश हैं ना। ठीक है। तो मैं विजिट पे इधर आ रहा था, लेकिन अभी मैं ओवरस्टे हूँ। तो पहले मैंने 3 बार ना उनका 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर लिया, अब मुझे मिला है 7 मंथ का। ठीक है। तो अब मुझे साल के बाद कोई अप्लाई करना चाहिए या मुझे अभी अप्लाई करना चाहिए? आप अभी अप्लाई कर दें, आपको वीज़ा मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सर्कमस्टांसेस आपने मुझे बताया, अगर आपके बच्चे यहाँ हैं, वो ब्रिटिश हैं, तो इन सर्कमस्टांसेस में होम ऑफिस के लिए ये काफ़ी मुश्किल होगा कि आपको यहाँ से वो रिमूव कर सकें। कानून उनको परमिट नहीं करता और इन सर्कमस्टांसेस में होम ऑफिस को आपको स्टे देना ही पड़ेगा। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर दें और फिर देखें कि आपके केस पे क्या डिसीजन होम ऑफिस वाले करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। भाई साहब, छोटी सी चीज़ एक क्लैरिफिकेशन करनी थी मैंने आपसे नेशनैलिटी के मुतालिक। मेरी आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो एक चीज़ सिर्फ वो जो क्लियर नहीं हुई, वो क्विकली से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि नेशनैलिटी जो आपने कहा ना मैं अप्लाई कर सकता हूँ, डिस्क्वालिफिकेशन जो हुई थी वो डिस्क्वालिफिकेशन मुझे एक्चुअल कोर्ट की तरफ से हुई थी और कोर्ट ने फाइन भी दिया था, लेकिन एज ए सेड कि 2008 में उन्होंने स्पाउस पे भी ओवरलुक की थी, इंडेफिनेट पे भी ओवरलुक की थी, तो क्या वो स्पेंट जो 5 ईयर है उसमें अगर मुझे कुछ कर दें तो क्या मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि जैसे आपने कॉलर को बताया ना कि ये उससे उसके बाद आया है, उससे पहले नहीं आया, 2 जगह पे इन्होंने ओवरलुक की, क्या कुछ कर सकते हैं या हम चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, मैंने जो आपको पहले ही बात कही थी वो मैं दोबारा आपको रिपीट करूंगा कि आप एप्लीकेशन ज़रूर करें। अगर आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको नेशनलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आप एप्लीकेशन ज़रूर करें। अगर एप्लीकेशन आप नहीं करेंगे तो आपको नेशनलिटी नहीं मिलेगी। आप एप्लीकेशन करें। अगर आपकी एप्लीकेशन किसी वजह से रिफ्यूज़ होती है तो आप उस रिफ्यूज़ल को चैलेंज ज़रूर कर सकेंगे किसी कोर्ट में। वहाँ आप सारी बात आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपकी जो कन्विक्शन थी वो कानून आने से पहले हुई थी या बाद में हुई थी। जब आपको इंडेफिनेट मिल सकता है तो नेशनलिटी क्यों नहीं मिल सकती? लेकिन आप अप्लाई ज़रूर करें। अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है फिर आप किसी सॉलिसिटर से मिलेगा जो आपको एडवाइस करेगा कि आप इसको आगे कैसे चैलेंज कर सकते हैं। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आपके लिए बेहतर है कि आप अप्लाई करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी सर मेरा नाम नासर है जी नासर, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। मैंने 2010 में इंडिपेंडेंट केस डाला था होम ऑफिस में ऑन माय फादर। अच्छा। अब मुझे उसका तब रिजल्ट नहीं आया है। अब मुझे शादी करना है मेरे कजन के साथ, तो मुझे क्या करना चाहिए? हमने एक्चुअली रिलीजियस शादी की है मस्जिद में 4 महीने पहले, और वो मेरे बच्चे का प्रेग्नेंट भी है, तो हमने अभी कोर्ट रजिस्ट्री नहीं किया शादी का, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है? मुझे इधर से अप्लाई करना पड़ेगा, शी इज 19, या पाकिस्तान से अप्लाई करना? अभी आपके पास कौन सा वीज़ा है? अभी वीज़ा कौन सा है आपके पास? मुझे लगता है आपकी कॉल ड्रॉप होगी। देखें, अगर आप शादी करना चाहते हैं यूके में तो शादी करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जा सकते हैं, वहाँ जाके आप शादी कर सकते हैं। आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक डेट मिल जाएगी, उस डेट पे आप जाके शादी कर सकते हैं। आप बेशक ओवर स्टेयर हैं, इलीगल इंट्रेंट है, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप शादी यहाँ ज़रूर कर सकते हैं। अब शादी के बाद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है कि आपके पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस कैसे हैं। अगर आप ओवर स्टेयर नहीं हैं तो आप अभी यहाँ से फिर श्योरली विदाउट एनी डाउट आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ से वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप ओवर स्टेयर हैं तो फिर आपको अंडर इमिग्रेशन रूल्स वीज़ा यहाँ से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन लीव आपके ह्यूमन राइट्स की बेस पे ज़रूर मिल सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। ये मलिक साहब से बात करनी है। आप इस वक्त ऑन एयर हैं, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं अमजद जान बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी फरमाइए। ये फोन पे बात करना है, पता नहीं कि आवाज़ मेरा पहुंच रहा है नहीं। आपकी मैंने आपको बताया, आपकी मुझे आवाज़ भी आ रही है, आप ऑन एयर हैं, आप पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है। देखें, अगर आप टीवी की वॉल्यूम कम नहीं करेंगे तो हम बात नहीं कर सकेंगे आपस में। मुझे लगता है कि आप टीवी देख रहे हैं। अच्छा, मैं ठीक है। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये मुझे इंडेफिनेट मिल गया है। अच्छा। इस साल मार्च में मिला हुआ है, तो ये है कि अभी मैं आउट ऑफ इमिग्रेशन मिला हुआ है मुझे। ठीक है। और मुझे यहाँ एक घर में मैं रह रहा हूँ करीबन 2003 से 8-9 साल इस साल एक ही घर में रह रहा हूँ, एक ही एड्रेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब मुझे जब अप्लाई करना है तो मैं मतलब एक साल बाद डेफिनेट के लिए अप्लाई करूँगा, और वो प्रूफ मांगते हैं कि भाई आप लीगल कितने अरसे से रह रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए मेरा अर्ज है कि मुझे कब मतलब अप्लाई करना चाहिए सिटीजनशिप के लिए। ठीक है। देखें, जैसे ही आपको इंडेफिनेट मिले हुए 1 साल हो जाए, आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें। और अगर आप यहाँ पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली लॉफुली रह रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप अनलॉफुली यहाँ इंडेफिनेट मिलने तक रहे तो इन सर्कमस्टांसिस में होम ऑफिस वाले आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है होम ऑफिस की। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि बेशक कोई ओवर स्टेयर अनलॉफुली यहाँ रहा हो, होम ऑफिस उसको स्टे ग्रांट करता है, तो ये होम ऑफिस की डिस्क्रिशन होती है। तो आप अप्लाई ज़रूर करें और उसके बाद देखेंगे आपके केस पे क्या डिसीजन होता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। एक्चुअली मेरी कजन आई है 2001 में। ठीक है। हस्बैंड के साथ आई थी 2001 में, तो उनकी डेथ हो गई है हस्बैंड की 2008 में। अभी उनके 2 चिल्ड्रन हैं, एक 8 ईयर एक 7 ईयर। अच्छा। तो इनका हमने ILR अप्लाई किया था तो वो रिफ्यूज हो गया था। ठीक है। तो होम ऑफिस ये हमने जुडिशरी में गए हैं तो उन्होंने डिसमिस कर दी थी। होम ऑफिस वाले कहते हैं हम रिकंसीडर करेंगे। ठीक है। तो अभी उसमें हमें 3 माह से ज्यादा का अर्सा हो गया। क्या करना चाहिए इसके लिए प्लीज मुझे थोड़ा सा देखिए, एडवाइस आपको अगर होम ऑफिस वाले आपका केस इस वक्त रिकंसिडर कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि आप पेशेंटली वेट करें और देखें कि आपके केस पे क्या डिसीजन आता है। अगर होम ऑफिस ने आपसे ये कहा है कि वो आपका रिकंसिडर केस करेंगे तो वो रिकंसिडर करेंगे और आपके केस पे एक नया डिसीजन करेंगे। वो आपको स्टे भी ग्रांट कर सकते हैं, आपको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। अगर वो स्टे आपको ग्रांट करते हैं रिकंसिडर करने के बाद तो आपका मैटर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा स्विफ्टली। अगर वो आपको दोबारा रिफ्यूज़ करते हैं तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि उस रिफ्यूज़ल को आप किसी कोर्ट में चैलेंज कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी जैन साहब, मुझे 2 सवाल पूछने हैं। एक तो ये पूछना है कि मेरी बेटी का केस जो है ना वो लास्ट वीक में कोर्ट में था, वो बच्ची के बिहाफ पे वो खत्म हो गया। मुझे डिस्क्रिप्शन लीव पे मैंने अप्लाई करनी इंडेफिनिट। तो मुझे ये पता करना कि अगर मैं बच्ची के बिहाफ, तो अभी मेरा वो केस उन्होंने खत्म कर दिया, माँ के हक में वो केस चला गया है। दूसरी बात है कि मुझे यहाँ पे 15 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अच्छा। मुझे ये पता करना है क्या अगर मैं इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करूंगा, मुझे वैसे डिस्क्रिप्शन भी 6 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, क्या अगर मैं अप्लाई करता तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा मुझे कोर्ट के भी? ये मुझे पूछना प्लीज, मुझे फाइनल बता दीजिए। देखिए, अगर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं, जो आपका जो कोर्ट में कोई केस चल रहा है शायद उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन वहाँ जो आपका सलिसिटर आपके मैटर से डील कर रहा है वो शायद इस बारे में आपको बेहतर गाइड कर सकता है। लेकिन आपको अगर यहाँ 15 साल हो चुके हैं तो आप बिल्कुल इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो जी, फरमाइए। हेलो हेलो जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अमजद है जी, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जी अमजद। मुझे ये पूछना था जी कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस का टेस्ट है इसकी कोई एज लिमिट है जी? देखें, इस पर यह है कि अगर किसी की एज 65 से कम है और 18 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए लाजमी है कि वो लाइफ इन्यू का टेस्ट पास करे। अगर वो लाइफ इन्यू का टेस्ट पास नहीं करता तो फिर उसको इंडेफिनिट नहीं मिलता। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून जी, फरमाइए। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछना है आपसे। पूछिए। अच्छा, मैंने अपनी वाइफ का और बच्चे का अप्लाई किया था पाकिस्तान से। ठीक है। तो उन्होंने जो है ना रिफ्यूज कर दिया। वो जो है ना 200 पैराग्राफ नहीं है 280 ठीक है 81 है ये। उसके उन्होंने कहा कि तुम्हारे निकाह जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन वो यूनियन काउंसिल वालों के पास रजिस्टर्ड हुआ है। लेकिन अभी हमने वो जो है ना वो जो नादरा वाले जो बना के देते हैं ना निकाह नामा, वो हमने बनवा के उनको भेज दिया। तो उसमें कितने चांसेस हैं अभी लगने के? देखें, इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। अगर होम ऑफिस ने आपकी एप्लीकेशन इस वजह से रिफ्यूज़ की कि वो ये नहीं मान रहे कि आपकी शादी रजिस्टर्ड है और अब आप ये कह रहे हैं कि आपकी शादी रजिस्टर्ड है, तो आपको ये चाहिए कि आप अपील करें। अब अपील, अब डिसीजन के बाद जो कुछ हुआ वो इरेलेवेंट होता है, टेक्निकली वो एडमिसिबल नहीं होता अपील में। मुझे नहीं मालूम कि आपने अपील कर रखी है या आपने दोबारा हाई कमीशन में कोई डॉक्यूमेंट्स भेजें। अगर कोई डिसीजन के बाद आपके पास कोई नया डॉक्यूमेंट आया है तो फिर शायद हाई कमीशन वाले आपसे ये कहें कि आप नई एप्लीकेशन सबमिट करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मलिक साहब, मेरे आपसे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो मेरे भाई को विजिट वीजे के लिए हमने अप्लाई किया था और उसका वीजा रिजेक्ट हो गया था 5 साल पहले। तो 5 साल पहले फिर हमने केस किया तो उसकी अपील अलाउ होगी। 5 साल हो गए हैं तो पाकिस्तान हाई कमीशन, जो ब्रिटिश हाई कमीशन पाकिस्तान, उसमें उसकी अपील पड़ी हुई है। अभी तक उन्होंने वीजा नहीं दिया। उसके अपील जबकि अप्रूव कोर्ट ने कर दी थी यहाँ से, हैटम क्रॉस ने। तो दूसरा क्वेश्चन ये A&B एंड अदर्स का जो केस है, R एंड अदर्स का, इसमें अगर कोई लोग शामिल होना चाहें जो सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने फाइल किया है, तो उसमें क्या प्रोसीजर है उसको ऐड होने का प्लीज?
ठीक है, देखें जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, अगर किसी की अपील 5 साल पहले अलाउ हुई थी और अभी तक उसको वीज़ा नहीं मिला तो ये इंतहाई अजीब सी बात है। आपको ये चाहिए कि आप किसी सॉलिसिटर से इस बारे में जाके बात करें, जो ये देखे कि प्रॉब्लम क्या है। अगर वाकई 5 साल से वीज़ा इशू नहीं हुआ तो आप हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स इशू कर सकते हैं, जो एक आर्डर लेने की कोशिश कर सकते हैं जो कंपेल करेगा हाई कमीशन को कि वो 4 वीक के अंदर अंदर या एक रीजनेबल पीरियड के अंदर अंदर आपके केस पे डिसीजन करे। जहाँ तक आपके दूसरे क्वेश्चन का ताल्लुक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस पेंडिंग हो तो उसमें कोई दूसरा केस इस तरह ज्वाइन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अपील होती है कोर्ट ऑफ अपील से। तो अगर किसी कोर्ट ऑफ अपील ने कोई एडवर्स डिसीजन किसी के केस में किया हो तो वही आदमी सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। ये फरहान बोल रहा हूँ लंदन से। जी फरहान। ये सर मैं स्टूडेंट आया हूँ इधर और मैं PSW के लिए अप्लाई करना चाह रहा था। ठीक है। मैंने ये पूछना था कि क्या मैं अपने बैक होम की बैंक स्टेटमेंट पर्सनल या वालिद साहब की बैंक स्टेटमेंट की बेस पे अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, देखिए आप सिर्फ अपनी बैंक स्टेटमेंट पे आप रिलाई कर सकते हैं। वो बेशक आपके किसी बाहर की बैंक की बाहर के अकाउंट हो, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर कोई आपका अकाउंट है उसमें फ़ंड्स हैं तो आप उस स्टेटमेंट पर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अपने किसी पेरेंट की या किसी रिलेटिव की स्टेटमेंट पर रिलाई नहीं कर सकते। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो जी, फरमाइए। जी मलिक साहब, मेरा नाम हारून है, मैं आयरलैंड से बात कर रहा हूँ। जी हारून जी, मेरी वाइफ ब्रिटिश है और एक मेरा आयरिश बॉर्न बेबी है, उस ब्रिटिश पासपोर्ट भी है एक बेबी मेरे बच्चे के पास। ठीक है। तो मेरे इधर उन्होंने यूरोपियन मुझे परमानेंट स्टे दिया हुआ है। अब हम वापस आना चाहते हैं इंग्लैंड। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अभी मैं देख रहा था एक EU फैमिली परमिट होता है, वो अप्लाई कर सकता हूँ या मैं स्पोर्ट्स वीजा अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर एक लॉ मैं देख रहा था कि अगर आप शादी 4 साल से होगी है ब्रिटिश से तो आप इंडेफिनेट के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप प्लीज मुझे रूट सिलेक्ट करके बताइएगा। और दूसरा ये कि मैं क्या UK में आके कोई वीजा अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, देखिए अगर आप इंग्लैंड मूव होना चाहते हैं तो और आपकी शादी को 4 साल हो चुके हैं तो आप स्ट्रेट अवे इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने बिल्कुल जो तीसरी ऑप्शन आपने बताया शायद वो आपके लिए बेहतर है। आप इंटरनेट पे चले जाएं, रूल्स की रिक्वायरमेंट्स देख लें, उसमें मेंटेनेंस अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आपको ये डेमोस्ट्रेट करना पड़ता है कि 4 साल तक आप इकट्ठे रहें, आपकी आगे भी इंटेंशन है कि आप एक दूसरे के साथ एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे, और इसी तरह कुछ और भी रूल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आप स्ट्रेट अवे इंडेफिनेट के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। अब आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप ये अप्लाई करने से पहले एक बार किसी सॉलिसिटर से ज़रूर जाके मिल लीजिएगा, जो आपको एडवाइस करेगा कि प्रिसाइजली आप अपनी एप्लीकेशन के साथ कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करें ताकि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ ना हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मलिक साहब आप कैसा है? बहुत शुक्रिया। मलिक साहब मैं UK में आया 2002 में। ठीक है। तो मेरा बीबी इधर में आया आफ्टर 1 साल का बाद। ठीक है। तो लास्ट 2008 में मेरा बीबी के साथ सेपरेट हो गया। ठीक है। तो लास्ट 2-3 years I don't have any relationship with them. अच्छा। So but now recently I got contact with my daughter. अच्छा। And but I am overstay an illegal immigrant here. Okay. Now if I apply for the visa, will I get any visa on behalf of my daughter in here to stay? So you have a contact order, yeah? Yes. Okay, yeah, I mean, if you have a contact order, then obviously you can make an application. It would be very difficult for the Home Office to refuse your application or to remove you from this country if you have a daughter in this country and you have a contact order. So you can make an application on the basis of your human rights, but perhaps it would be a good idea to go and see a solicitor before you make this application. Thank you for your call. नाजरीन, हमारा और आपका साथ यहीं तक का था। प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने को है। जो लोग फ़ोन करने की कोशिश करते रहे और जिनसे बात नहीं हो सकी उनसे माजरत। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट संडे को आपकी ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स दे सकूं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।